स्टूडेंट, आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और उसके हमने आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का आपका नाम है वैद्युत चालन तथा प्रतिरोध। यहाँ पर हम ये सीखेंगे कि वैद्युत के अंदर चालन जो होता है वो किस प्रकार से होता है, और जब वैद्युत के अंदर चालन होता है तो उसमें एक रुकावट पैदा होती है जिसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करेंगे कि पदार्थों के बारे में बात करेंगे। जनरली आपको पता है कि पदार्थ जो है वो हमने चालन के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर रखे हैं। एक तो होते हैं हमारे कुचालक जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और एक होते हैं हमारे सुचालक या फिर सिंपल भाषा में इन्हें हम चालक भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि चालक के लिए क्या डेफिनेशन होती है। बचपन से पढ़ते आते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह होता है और अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब थोड़ी सी क्लास बढ़ गई है तो स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं डेफिनेशन का थोड़ा सा। देखिए क्या होता है कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। एक परमाणु की स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूँ तो परमाणु में एक नाभिक होता है, उसके चारों ऑर्बिट्स होती है यानी कि कक्षाएं होती है। उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। सभी कक्षाओं में अलग अलग होते हैं। जो कक्षा नाभिक के समीप में होती है, पास में होती है, चूंकि वो धनावेशित होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, तो इन पर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जिस कारण से नाभिक के पास वाली जो कक्षा के इलेक्ट्रॉन है वे अपनी ही कक्षा में रहते हैं। बट जो एक्सटर्नल कक्षा होती है जिसे हम संयोजी कक्षा भी कहते हैं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में केमिस्ट्री वाले आपको बता भी रहे होंगे कि जो सबसे बाहरी कक्षा होती है वो संयोजी कक्षा कहते हैं। अच्छा, इस संयोजी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब जो संयोजी आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो सामान्य ताप होता है, सामान्य ताप लगभग 27 to 28 डिग्री सेल्सियस हम मान सकते हैं जो कमरे का टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके पदार्थ के भीतर ही मुक्त रूप से गति करते हैं, मुक्त गति करते हैं, ऐसे इधर रैंडमली मोशन करेंगे। जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि उनमें ये अपनी कक्षा में ही बंधे रहते हैं, ठीक है। जिनमें ये अपनी कक्षा में बंधे रहते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जबकि जिनमें पदार्थ में अपनी कक्षा को छोड़ देते हैं तो पदार्थ के भीतर ही रहते हैं, पदार्थ से बाहर नहीं निकल सकते। अपनी कक्षा को छोड़ देंगे और पदार्थ में रैंडमली मोशन करेंगे तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। इस तरह से दो तरह के पदार्थ आपके डिवाइड हो जाते हैं, एक वे जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और एक वे जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। जिन पदार्थों में असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें चालक बोलेंगे, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, कुचालक या फिर उन्हें अचालक कहेंगे। क्लियर है। इसी को हम वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल भी कह सकते हैं यहाँ पर, कि चालकों में धारा का प्रवाह किस तरह से होता है। चलिए अब हम फर्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, और पहला टॉपिक होगा आपका वो होता है विद्युत धारा। अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में जो भी कुछ पढ़ने वाले हैं वो चालकों के बारे में मोस्टली पढ़ने वाले हैं। विद्युत धारा क्या होता है, ठीक है। देखिए कोई हमने चालक ले लिया, उस चालक के जो दोनों सिरे हैं उन सिरों को हमने अलग अलग पोटेंशियल से जोड़ दिया, अलग अलग विभव से जोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर स्थापित हो जाएगा। एक सिरे का विभव ज्यादा होगा और एक सिरे का विभव क्या होगा, कम होगा। सपोज करिए किसी सिरे का विभव ज्यादा है और इस सिरे का विभव क्या है, कम है। तो जब विभवांतर स्थापित होता है इसके अंदर जो आवेश होंगे उन आवेशों पर एक बल लगता है, तो जो इसके अंदर धनायन होते हैं वे तो इधर की ओर गतिशील होंगे जिधर की दिशा में आपका वैद्युत क्षेत्र क्रिएट होता है। और वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा। अब चालक अगर है तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे और जिनसे मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहां पर वे धनायन भी होंगे। ये बात हम आपको पहले चैप्टर में सिखा चुके हैं कि जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि जो ऋणावेश होता है उस पर जो बल लगता है वो ई के विपरीत दिशा में लगता है, और जो आपके धनावेश होते हैं उन पर जो बल लगता है वो ई की दिशा में लगता है। तो धनावेश की गति तो होगी इस दिशा में, जबकि ऋणावेश की जो गति होगी इस दिशा में होगी।
कहने का, मेरा समझाने का मतलब यहाँ पर केवल यह है कि जब हम चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर देंगे तो उसमें चालक में आवेश प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा, आवेश बहना शुरू हो जाएगा। यहीं से इसकी डेफिनेशन बन जाती है धारा की कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। क्या होती है भाई परिभाषा? बहुत सिंपल है, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। विद्युत धारा की यह परिभाषा होती है और इसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित कर देंगे धारा को। हमने मान लिया सपोज दैट कि जो आपका आवेश है, आवेश जो प्रवाहित हो रहा है तो वो तो क्यू आवेश है, और जो समय लग रहा है क्यू आवेश को प्रवाहित होने में वो टी समय लग रहा है। तो इस हिसाब से विद्युत धारा का जो फॉर्मूला बन जाएगा, विद्युत धारा I बराबर प्रवाह की दर, दर सब जब भी आएगा तो हमेशा समय से भाग करना है, हमेशा ध्यान रखेंगे। दर वर्ड कहीं भी आ जाएगा, अगर सिंगल दर वर्ड आता है तो हमेशा समय से भाग कर देंगे। तो I बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा Q बटे में T, ये आपका धारा का फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब आवेश कांस्टेंट फ्लो हो रहा हो, अगर वो कांस्टेंट ना हो तो तब फॉर्मूला लगता है मैथमेटिकली, और वो होता है dQ बटे dt, यानी कि आप आवेश का समय के सापेक्ष अवकलन करा देंगे। देखिए आवेश का समय के सापेक्ष क्या करा देंगे? अवकलन करा देंगे। फिजिक्स में ज्यादातर मैथमेटिक्स का यूज होता है, इसलिए कुछ मैथमेटिक्स के टीचर फिजिक्स से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, आसान रहता है उनके लिए थोड़ा सा बताना। चलिए ध्यान देके आगे, विद्युत धारा का फॉर्मूला बन गया I बराबर Q बटे T। दो तीन बातें यहाँ पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वो सदिश है या अदिश है, तो बात सुनेंगे आप कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। दूसरी बात आपका होता है सेकेंडली मात्रक, मात्रक निकाले, आवेश का मात्रक कूलम और समय का मात्रक होता है सेकंड, कूलम पर सेकंड, और इसका एक और सेकंड नाम होता है, फेमस नाम है एम्पियर। ठीक है भाई, एम्पियर। तीसरा जो इसकी विमा लेंगे, ये मूल राशि है, ध्यान रखना, इसकी विमा किसी दूसरी राशि से नहीं निकलने की, बल्कि इससे दूसरी राशियों की विमा निकल सकती है, इसलिए मूल राशि है तो इसकी विमा ए लेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होता है उसकी ओर ध्यान देते हैं हम। यहाँ पर आप एम्पियर की बल्कि परिभाषा भी बना सकते हो अगर चाहो तो। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आप एम्पियर की परिभाषा कैसे बनाएंगे। एम्पियर की परिभाषा देखिए बड़ा सिंपल होता है परिभाषा बनाना। जो भी चीज़ हम एकांक ले सकते हो उसे एकांक ले लीजिए। कैसे? ध्यान देंगे, यदि मान लीजिए आपका जो आवेश हो वो 1 कूलम हो और जो समय हो 1 कूलम को बहने में वो 1 सेकंड लग रहा हो, तो तब आप I की वैल्यू निकालेंगे तो Q बटा T 1/1 बराबर 1 एम्पियर। परिभाषा डिफाइन हो जाएगी कि क्या होगी परिभाषा, कि अगर किसी चालक में 1 कूलम आवेश के प्रवाहित होने में 1 सेकंड का समय लगता है तो तब हम कह सकते हैं कि धारा कितनी है उसके अंदर, 1 एम्पियर की धारा है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ बातें और मैं धारा के संबंध में ही आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। पहली तो बात ये होगी हमारी परिभाषा। सेकंड बात सुनिए कि हम धारा की दिशा किस तरह ज्ञात करेंगे। धारा की दिशा, तो धारा की जो दिशा होती है माय डियर, कि जो चालक होगा उस चालक में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए दिशा बह रही है, प्रोटॉन इस दिशा में बह रहे हैं, परस का आयन जो है, तो धारा जो होती है धनावेश की गति की दिशा में होती है। या तो ये बोलिए या फिर सेकंड में आप बोलिए कि धारा जो बहती है इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में होती है। कोई सी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिए कि धारा की दिशा धनावेश की गति की दिशा में, या तो ये बोलिए या फिर ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की गति की विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन में, तो धारा डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगी। आगे धारा का आप मापन कैसे कर सकते हैं, तो सुनिए, धारा को मापने के लिए हम एक यंत्र, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट को हम एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं वैसे? एमीटर कहते हैं। एमीटर के द्वारा आप धारा को मेजरमेंट कर सकते हो। एमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है भाई आपका जो आपने आमतौर पर बिजली वालों के यहाँ, टेलीविजन वालों के या फिर किसी इलेक्ट्रिसिटी वाले के यहाँ देखा होगा। उसमें बीच तो ए लिखा रहा होगा, इस तरह से यहाँ नंबर्स होते हैं आपके, और एक सुई होगी, इस तरह से यहाँ पर कुछ खाने से होते हैं और उनमें 2 तार निकले होते हैं।
ठीक। और इसे एमीटर को ध्यान रखना श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, परिपथ में जो जुड़ेगा जब भी हो श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका।